हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत की जलवायु का दूसरा पार्ट लेकर के। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, अर्थात कहने का मतलब है कि ठंडी के मौसम में क्या क्या क्रियाएँ होती है और किस किस कारण से ये मौसम बदलता है, वो चीज़ हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है। इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है, और उसमें हमने ये भी बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है और मानसून क्या होता है। और इसके बाद भी जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग पार्ट वाइज आगे बढ़ेंगे तो बीच में से नहीं देखना है, कभी भी इसको सीरियल वाइज देखिए, क्योंकि इसको बीच में से देखने पर आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। ठीक है। और यदि आप इसको सीरियली देखते हैं पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2, तब आपके दिमाग में एक फिगर बनेगा जिसके सहायता से आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि आप एक बार इसको समझ गए तो आप हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि इस दूसरा पार्ट में क्या है। ठीक है। सबसे पहले इसके पहले पार्ट में हमने बताया था कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दो कारणों से होती है। शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण, ठीक है, दो कारण था। एक था पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा था उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है। इसमें हम लोग इस पार्ट में केवल फोकस करेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। ठीक है। और यदि ये पार्ट लंबा हो जा रहा है तो इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उत्तर पूर्व मानसून क्या है। इसलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है जिसके कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है। तो देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। यदि आप पूरा वर्ल्ड के मैप को देखे होंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मध्य एशिया है, यहाँ पे तिब्बत है, और उसके बाद यहाँ इस चाइना का क्षेत्र है, ये अर्थात चीन का। तिब्बत भी चीन में ही आता है, तो ये पूरा मतलब क्षेत्र जो हुआ वो चीन का ही हुआ। तो होता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में पश्चिम साइड से एक बहुत ही शक्तिशाली हवा बहता है। ठीक है। पश्चिम साइड से बहुत ही शक्तिशाली हवा बहता है जिसको जेट धारा बोलते हैं। अर्थात ये जो शक्तिशाली हवा होता है वो मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में बहता है। ये जो शक्तिशाली हवा है इसी को बोलते हैं जेट धारा। जेट धारा जो है वो धरातल से 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच होता है, और इसका जो स्थान होता है वो क्षोभ मंडल के सीमा में होता है। ठीक है। एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के क्षेत्रों में पश्चिम दिशा से एक बहुत ही शक्तिशाली हवा बहता है। ठीक है। उसी हवा को हम लोग बोलते हैं जेट धारा। ये जो जेट धारा है वो धरातल से यानी ज़मीन से 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में चलता है। ठीक है। और इसका जो स्थान होता है वो क्षोभ मंडल के सीमा के पास होता है। अब देखेंगे कि क्षोभ मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग जो होता है या सबसे निचला हिस्सा, उसी को क्षोभ मंडल कहते हैं। इंग्लिश में उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। क्षोभ मंडल पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर के ऊंचाई पे होता है, और क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है उसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल सीमा। क्षोभ मंडल सीमा। और इसी सीमे पर
ये जो जेट धारा है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, जो जेट धारा बहुत ही शक्तिशाली हवा के रूप में देखा जाता है, ये पश्चिम साइड से आता है और पश्चिम साइड से इस जेट धारा को आने के कारण इसका नाम पड़ जाता है पछुआ जेट धारा। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम साइड से एक बहुत ही शक्तिशाली हवा आता है जो मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के क्षेत्रों में जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पछुआ जेट धारा। ठीक है, होता क्या है कि ये तो ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई, लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है तो ये जो पछुआ जेट धारा है वो दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात दक्षिण दिशा में उसका झुकाव होने लगता है। ऐसा नहीं है कि केवल दक्षिण दिशा में ही आता है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दोनों में आता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में केवल इसकी एक शाखा होती है, लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आता है ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो दो शाखा में विभाजित होने के पीछे कारण क्या है या दक्षिणायन क्या है, वो चीज़ को अब हम लोग समझते हैं। कि जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब में जो बीचों बीच जो लाइन होती है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, या ऐसा लाइन जो ग्लोब को दो भागों में बांट दे उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होते हैं उसको मकर रेखा बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा चमकती है, अर्थात इन्हीं के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसी को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसमें जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो पूरे क्षेत्र में फैला होता है सूर्य की किरणें, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें किसी एक रेखा पर कंसंट्रेट हो जाती है, अर्थात किसी एक रेखा के तरफ उसका झुकाव हो जाता है, तब जैसे मान लो ये मकर रेखा पर झुकाव हो गया सूर्य के किरणें का, उसके बाद कर्क रेखा पर उसकी जो किरण पड़ेगी वो तिरछी पड़ेगी, तब कर्क रेखा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एकदम आग जैसे धधकने लगेगा। लेकिन वहीं पे जो कर्क रेखा है जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है ये ठंडा हो जाएगा। अर्थात जब मकर रेखा पे गर्मी हो गए या ग्रीष्म ऋतु होगा उसी समय कर्क रेखा पे शीत ऋतु होगा। यानी भारत की जो स्थिति है वो कर्क रेखा का बीचों बीच है, अर्थात कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो यहीं पे सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ घूम जाती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पर वो कंसंट्रेट हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिणायन, और वहीं पे ऋतु जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही इसके साथ भी होता है कि जब जेठ धारा ग्रीष्म ऋतु होता है तब वो अपने तौर तरीके से मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में एक शक्तिशाली हवा के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है, और जैसे ही शीत ऋतु आता है तो ये जेठ धारा दो भागों में बंट जाती है, एक हो जाता है दक्षिणी शाखा और एक हो जाता है उत्तरी शाखा, और ये भारत के पश्चिम साइड से आने के कारण इसको पछुआ जेठ धारा बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही ये भारत में प्रवेश करता है तब हिमालय पर्वत के साथ साथ या हिमालय पर्वत के समांतर उत्तर भारत में ये आता है, उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करता है और धीरे धीरे ये पश्चिम बिहार तक जाता है। ठीक है, और यही जेठ धारा जो होता है वो भारत के मौसम में परिवर्तन ला देता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के पश्चिम में जो यूरोप में पड़ता है भूमध्य सागर, वहीं पे एक चक्रवात उत्पन्न होता है और उस चक्रवात को बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात। ये जो चक्रवात होता है ये जहाँ से उत्पन्न होता है अर्थात भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होने के बाद पूरब साइड में चलना शुरू कर देता है और जैसे ही पूरब साइड में चलता है तो उसका कांटेक्ट होता है या मिलान होता है इसी जेट धारा से, और यही जेट धारा है जो इसको मध्य एशिया, तिब्बत, चीन के साथ साथ भारत में लाता है। ठीक है, और ये जो हवाएं आती है उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है कि जैसे ही भूमध्य सागर में ये चक्रवात उत्पन्न होता है जिसका नाम है शीतोष्ण चक्रवात, ये जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं पर तो नमी ग्रहण कर लेता है अर्थात उसी टाइम उसकी हवाएं में नमी होती है, लेकिन जैसे ही ये पूरब साइड की ओर बढ़ता है उसके बाद काला सागर मिलता है और काला सागर के बाद कैस्पियन सागर मिलता है। इसके बाद होता है कि इसमें नमी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और यही कारण होता है कि जब ये भारत के पर्वतीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र से टकराता है तो वहाँ पे वर्षा होने लगता है। और वास्तव में यही जो पश्चिमी विक्षोभ होता है जो पछुआ जेट धारा के साथ भारत में प्रवेश करता है, यही कारण होता है कि शीत ऋतु में भारत में वर्षा कराने का। ठीक है, यानी भारत में ठंडी के मौसम में भी बारिश होने के पीछे कारण क्या है, तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ भारत में लाता कौन है या आता कैसे है, तो वो है पछुआ जेट धारा के साथ। ठीक है, यानी पछुआ जेट धारा उसको भारत में प्रवेश कराता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ पछुआ जेट धारा के साथ भारत में आता है तो ये दो स्थानों पर टकराता है, एक पर्वतीय स्थान और एक मैदानी स्थान या स्थलीय स्थान पे। तो पर्वतीय स्थान में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, इन तीनों जगहों पर टकराता है, जिसके कारण इन तीनों जगहों पर बर्फबारी होती है या हिमपात होता है। ठीक है, और वहीं पे जब ये स्थलीय जगहों से टकराता है या स्थलीय जगहों को पार करता है तो दिल्ली हो गया, हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में जल के रूप में बारिश होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आता है पश्चिमी विक्षोभ, उससे फ़ायदा क्या है, उसका घाटा क्या है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि शीत ऋतु में ये जो पर्वतीय स्थान है यहाँ पे सेब की खेती होती है और सेब की खेती में ये जो वर्षा लेकर के आता है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, अर्थात एक तरीके से वो मदद कर देता है उसके उपजाऊ होने में। और उत्तर भारत में शीत ऋतु के समय ही रबी फसल लगाई जाती है। और होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे रबी फसल की सिंचाई करना संभव नहीं होता है, अर्थात इतना आसानी से संभव नहीं हो जाता है। लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो ठंडी के मौसम में भी बरसात कर देता है, जिसके कारण जो रबी फसल है या गेहूं की जो फसल है उसकी सिंचाई काफ़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये है फ़ायदा पश्चिमी विक्षोभ का, जो एक चक्रवात के रूप में भारत में आता है और बरसात करा देता है ठंडी के मौसम में। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये बर्फबारी करता है या हिमपात होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है। धरातल से 4400 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है। 4400 मीटर ऊपर जाने पर, अर्थात धरातल से, ये धरातल हो गया, इससे 4400 मीटर ऊपर जाने पर जो तापमान है वो
0 डिग्री हो जाता है। यानी कि 44 से जैसे ऊपर और बढ़ जाएंगे तो तापमान निगेटिव हो जाएगा, अर्थात वो ऋणात्मक होने लगेगा। और वहीं पे हिमालय पर्वत की बहुत सारी ऐसे चोटी है जिसका ऊंचाई 6000 के आसपास या 6000 से ज़्यादा भी मीटर की है। ठीक है, 6000 मीटर से ज़्यादा है। तब होता क्या है कि जो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उन हिमालय पर पड़ता है और वहीं पे बर्फबारी या हिमपात के रूप में वहाँ पे जम जाता है। उसके बाद क्या होता है कि शीत ऋतु जब तक होता है तो वो बर्फ़ या जो हिमपात होता है वैसा ही रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है तो वहीं हिमपात अब पिघलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नदी नाला जितना भी नदी होती है उसमें वो पानी जाने लगता है। आप बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि बहुत गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्मी का मौसम, बहुत गर्मी, बहुत धूप होता है और यहाँ तक कि बहुत सारे मतलब एकदम लू चलते रहता है। उस टाइम में भी गंगा जमुना की जो जल स्तर है वो कम नहीं होता है, हालांकि जितना बरसात में होता है उतना ही हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी नदी है, गंगा हो, जमुना हो या जो चीज़ भी हो, जो हिमालय से निकलती है अर्थात हिमालय से जुड़ी हुई है, उसका जल स्तर कभी कम नहीं होता है गर्मी के मौसम में भी। क्यों? क्योंकि जो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वहाँ हिमपात हुआ रहता है या बर्फबारी हुआ रहता है, वो अब ग्रीष्म ऋतु या गर्मी में जितना ही गर्मी पड़ता है उतना ही सब बर्फ पिघलते जाता है और नदी में जाते रहता है। ठीक है, जिसके कारण नदी का जो जल स्तर है वो कभी कम नहीं होता है। तो यही था पश्चिमी विक्षोभ का एक विस्तारित रूप। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर इस पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे कि जो शीत ऋतु होती है उसमें बरसात होने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण एक पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा कारण होता है उत्तर पूर्व मानसून। तो इस पार्ट में हम लोग केवल फोकस किए थे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। तो मध्य एशिया और तिब्बत और चीन के जो क्षेत्रों में पश्चिम साइड से एक बहुत ही शक्तिशाली हवा आती है जिसको बोला जाता है जेठ धारा। जेठ धारा जो धरातल से 6 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो हवा होती है वो क्षोभ मंडल की सीमा में होती है। इन हवाओं को हवा जो होता है वो भारत के पश्चिमी साइड से आता है, जिसके कारण इसका पूरा नाम हो जाता है पछुआ जेठ धारा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ये तो एक शाखाओं में बहती है केवल ऐसे, जिससे मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में जाता है। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आता है तब ये पछुआ जेठ धारा होती है वो दो शाखाओं में बट जाती है। एक हो जाता है उत्तर शाखा और एक हो जाती है दक्षिण शाखा। दक्षिण शाखा जो होता है भारत में मैदानी भागों में आता है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में। ठीक है, और यहीं पे भारत में जो मौसम होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि यूरोप के जो मध्य सागर में, यूरोप के जो भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है और उसी चक्रवात को ये जो जेठ धारा है, पछुआ जेठ धारा, वो पूरब साइड में लेकर के आती है। और पूरब साइड में लेकर के आने के बाद उसे काला सागर और कैस्पियन सागर जैसे और दो सागरों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसमें नमी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो जैसे ही आता है तब भारत के दो भागों से टकराता है, एक पर्वतीय और एक स्थलीय। पर्वतीय क्षेत्रों में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। तो जैसे ही इन क्षेत्रों में टकराता है तब वहाँ बर्फबारी होती है या हिमपात होता है। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में से टकराता है तब ये जल के रूप में वर्षा करता है और इसका विस्तार जो होता है यहाँ से बढ़ते हुए पश्चिम बिहार तक जाता है। ठीक है, यानी पछुआ जेठ धारा शुरू में तो जहाँ टकराता है वहाँ काफ़ी ज़ोरदार बारिश होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इसमें जो बारिश की या इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो
कम होते जाती है, लास्ट में पश्चिम बिहार तक जाते जाते खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ का फ़ायदा होता है कि उत्तर भारत में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे रबी फसल या खरीफ फसल जो शीत ऋतु में लगाए जाते हैं उसको सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन जैसे ही भारत में पश्चिम विक्षोभ आता है तब बारिश हो जाती है, जिसके कारण फसल की सिंचाई में एक फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो यही था आज के इस चैप्टर में, और इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि शीत ऋतु में मानसून की क्या क्रियाविधि है। ठीक है, यानी कि हम लोग जहाँ पढ़े थे कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दो कारण से होती है, पश्चिम विक्षोभ और दूसरा था उत्तर पूर्व मानसून। इस पार्ट में तो हम लोग पढ़ लिए कि पश्चिम विक्षोभ क्या है, और इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून की क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।